हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे, हमने क्लास स्टार्ट की हुई है चैप्टर 1 इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को बिल्कुल लास्ट में पहुंचा दिया है। और लेक्चर 11 हमारा आपकी बार भी चलने वाला है। उससे पिछले क्लास में लेक्चर 10 में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार फ्रांस में रीन ऑफ टेरर, आतंकवाद का जो समय था एक प्रकार से, कि रॉबस्पियरे के द्वारा उसके नागरिकों को इतना डराया गया, इतना उनको धमकाया गया कि धीरे धीरे वे बेचारे आतंक के माहौल में जीना शुरू कर चुके थे। उसके बाद जो है उसने इस पूरे एक साल के दौरान रॉबस्पियरे ने कुछ ऐसी पॉलिसीज को फॉलो किया, बहुत ही हाई हैंडेड को फॉलो किया, कोई नरमी नहीं दिखाई कहीं पर भी। और इससे इसके जो खुद के जो समर्थक थे, अपोजिट पार्टी वाले थे, चाहे क्लर्जी, नोबल, कोई भी व्यक्ति था, सभी इससे दुखी थे और चाहते थे कि किसी प्रकार से इसका अंत हो जाए। जिस प्रकार रॉबस्पियरे ने औरों को मारा, गर्दन कटवाई उनकी, जिसको बोला करते गिलोटीन करना, तो लास्ट में ये खुद भी उसी तरीके से मारा गया। उसके बाद रीन ऑफ टेरर के बाद फ्रांस में क्या होता है कि वहां पर डायरेक्टरी का रूल शुरू होता है, रूल ऑफ डायरेक्टरी। तो उस डायरेक्टरी के रूल में क्या था हम पढ़ चुके कि असेंबली जो थी, काउंसिल्स वगैरह, ये काउंसिल्स मिलके बनाती थी एक डायरेक्टरी। और कई बार ऐसा हुआ था कि इस डायरेक्टरी के बीच में और काउंसिल वालों के बीच में बात नहीं बनती थी, तो फिर ये इनकी बात बिगड़ती रहती। लगातार जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उससे पहले से लेकर भी और 1794 तक टिल 1794, यहां तक आप ये जो समय आप देखते हैं, इसमें कई प्रकार से फ्रांस में परिवर्तन हुए। फ्रांस में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसका उसके पड़ोसी देशों पे असर हुआ, और कुछ असर तो ऐसा भी हुआ कि पड़ोसी देशों के राजाओं ने फ्रांस के राजा लुई 16 की हेल्प करने की सोची। उसके बाद फिर जैकोबिन्स का राज आया, रॉबस्पियरे का रीन ऑफ टेरर आया, डायरेक्टरी का रूल आया, कुछ भी घटनाक्रम हुआ, लेकिन इसमें जो नागरिकों के कुछ बेसिक से राइट थे, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा वगैरह, ये कहीं ना कहीं उनके पूरे मुद्दे के दौरान ये बने रहे। इस बीच में हमने देखा कि महिलाएं कुछ क्रांति इन्होंने भी की है। क्या महिलाओं ने क्रांति की, और इनकी क्रांति थी तो किस प्रकार की इनकी क्रांति रही, और किन बातों को लेकर महिलाओं ने विरोध जताया और क्रांति में योगदान दिया। फ्रॉम द बिगिनिंग, यहां से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का लेक्चर अभी स्टार्ट होता है। अब तक आपने क्या देखा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in the French society. हम लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि देखो, जब पुरुष फ्रंट पे रह के लड़ाई कर रहे थे, उसमें महिलाएं बेकरी की दुकानों के बाहर खाने को लेकर जो है लाइनों में लगी थी। उनको भी बहुत कई घंटों तक जो है परेशानियों को झेलना पड़ता था, और भी कई कारण से उनके भी कुछ मुद्दे थे, और वे लगातार उसमें अपना योगदान देती रही। जितने भी चेंज फ्रांस के समाज में हुए, सोसाइटी में हुए, उसमें महिलाओं का योगदान भी रहा। लेकिन इस योगदान के बावजूद उनको आउटकम वैसी नहीं मिली जैसा वो सोचती थी। जब किंग लुई 16 ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी, उसमें महिलाओं को जाने का राइट नहीं था। फिर क्रांति हुई, नया संविधान बना, तब भी कुछ इनको राइट टू वोट नहीं मिला। जैकोबिन्स का भी राज देखा हमने रॉबस्पियरे का रीन ऑफ टेरर देखा, वहां पर भी जो है इनकी अनदेखी हुई। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives.
इन महिलाओं को ऐसा लगा, ऐसा इनकी उम्मीद थी कि इनकी जो भागीदारी है, जिस प्रकार बढ़ चढ़कर ये आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं, उससे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशराइज वो होगी, उनके ऊपर दबाव बनेगा कि भाई देखो ये भी हमारे साथ थी और फिर वह गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ काम करेगी। जब आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसे उम्मीद होती है कि वो हमारे लिए भी कुछ करेगा, लेकिन इनको ज्यादा कुछ मिला नहीं। मोस्ट विमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर द लिविंग। जितनी महिलाएं थी उनमें से मोस्टली को आप लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारी महिलाएं अपना काम चलाने के लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब करती थी। दे वर्कड एज ए सिमस्ट्रेसेस, लॉन्ड्रीज, सोल्ड फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेस ऑफ प्रोस्पेरस पीपल। इस तरह के छोटे बड़े ये काम महिलाएं करती थी। फूल बेचती थी, सब्जियां बेचती थी और बुनाई का, लॉन्ड्री वगैरह वहां पर जो है इस प्रकार के कामकाज करती थी। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सी महिलाओं को पढ़ने का यानी पढ़ाई तक उनकी पहुंच नहीं थी, या उनका अधिकार नहीं थे, या फिर उनको पढ़ाया नहीं गया, आप जो भी समझे। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हम मान सकते हैं कि पढ़ाई से दूर थी, कारण चाहे जो भी हो, और जॉब ट्रेनिंग से भी दूर थी। अब क्रांति अगर ये कर रही हैं महिलाएं, क्रांति में क्यों आए हैं? कुछ तो सोच के आई होंगी कि अगर हम इस क्रांति का हिस्सा बनते हैं तो शायद जो क्रांति के नेता हैं वे हमारे बारे में कुछ सोचेंगे और हमारी जो कंडीशन है उसको इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट ए कन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड ए मैरिज फॉर देम। कुछ रेपुटेड जो फैमिलीज थी थर्ड एस्टेट की, उनके भी कुछ लड़कियों को पढ़ने का राइट मिला, या फिर नोबेल्स की जो लड़कियां थी उनकी डॉटर्स थी उनको पढ़ने का राइट था। उनकी पढ़ाई पूरी होती, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फेच वाटर, क्यू फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। जो महिलाएं काम भी करती हैं उनको, वर्किंग विमेन को भी अपने कुछ घरेलू कामकाज करने पड़ते, जैसे कि अपनी फैमिली की देखभाल करना है, खाना बनाना है, पानी भर के लेके आना है, खाना जो लेने जाया करती, ब्रेड लेने जाया करती, वहाँ पर जो है लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। तो ये सारे कामकाज वो करती थी। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मेन। अब इसी काम को, कोई और काम है, अगर उस काम को कोई पुरुष करता है और उसी काम को कोई महिला करती थी तो महिलाओं को उस काम के पैसे कम मिलते थे कंपेयर टू मेन। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, विमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी बातों को आगे रखने के लिए इन महिलाओं ने अपने अपने कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। जैसा कि आपने देखा था जैकोबिन क्लब्स, जहां पर पुरुष जाते थे, इसी प्रकार महिलाओं ने भी अपने क्लब्स बनाए। अबाउट 60 विमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। तो काफी संख्या में, या 60 के आसपास जो है क्लब फ्रांस के शहरों में महिलाओं के द्वारा बन चुके थे, जो इनके हक की बात कर रहे थे। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। जितने भी क्लब उस समय फ्रांस में काम कर रहे थे उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लब ये था, आप इसका नाम जरूर ध्यान रखें। रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये क्लब सबसे इंपोर्टेंट था जो महिलाओं के द्वारा बनाए गए थे, जो महिलाओं के हक की बात करते थे। अब इन क्लब्स का क्या हुआ, क्यों क्लब्स बनाए गए?
क्या इनकी मांगे आगे जाके पूरी हुई कि नहीं हुई? One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. इनकी जो मुख्य मांग थी, जो इनकी मेन डिमांड, वो ये थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। अब इस केस में आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल राइट्स? महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, ये महिलाओं की मुख्य मांग होती थी। तो पॉलिटिकल राइट्स में सबसे बड़ा जो राइट आता है वो है राइट टू वोट। जब तक महिलाओं को राइट टू वोट नहीं मिलेगा तो वे अपने पसंद के उम्मीदवार को, अपने पसंद के लीडर का चुनाव कैसे करेंगी? तो जब इनको राइट टू वोट है ही नहीं तो पुरुष कैसे इनकी बात उठाएंगे भाई? और कौन कब तक उठाएगा? तो इसलिए इन महिलाओं ने सबसे पहले पॉलिटिकल राइट की डिमांड की, क्योंकि एक यही जरिया था जिसके द्वारा ये अपनी सारी बातें पूरी कर सकती थी। क्योंकि जिनसे इन महिलाओं को उम्मीदें थी उन्होंने इन महिलाओं के लिए काम नहीं किया। तो फ्रांस में कुछ चेंज तो लगातार होते आए, लेकिन उन चेंजेस में सबके लिए कोई समानता वाली बात कहीं पर नहीं थी। कभी सारे पुरुषों को राइट टू वोट मिल गया, कभी उससे पहले उन पुरुषों को राइट टू वोट मिला जो टैक्स भरते थे, कभी सभी को राइट टू वोट दे दिया पुरुषों को, कभी जो है कुछ खास वर्ग को लीडर बनने का मौका मिला। तो उसमें कोई भी केस रहा हो, एक बात सब में थी कि किसी न किसी ग्रुप को, किसी न किसी कम्युनिटी को जो है राइट से वंचित किया गया था। और इन महिलाओं को तो लगातार इन राइट से इनको वंचित किया गया था, इनको नहीं मिल रहे थे। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। 1791 का जो संविधान बना, इसने इनको दर्जा दिया पैसिव सिटीजन का। जो हम पढ़ चुके हैं कि इस संविधान में दो प्रकार से सिटीजन को बांटा गया, नागरिक दो प्रकार के बनाए गए। द फर्स्ट वन एक्टिव सिटीजन, जिनको राइट टू वोट मिला वे कहलाए एक्टिव सिटीजन। इसमें सारे वो पुरुष शामिल थे जो 3 दिन की दिहाड़ी के बराबर टैक्स भरते थे। 3 दिन की कमाई के बराबर जो टैक्स भरते थे उन पुरुषों को राइट टू वोट मिल गया था। और सारी की सारी महिलाएं वे थी पैसिव सिटीजन में। तो इस संविधान ने भी इन महिलाओं को निराश किया। They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office। अब मैंने जो बात कही थी कि इन महिलाओं ने सबसे पहले क्या सोचा कि जब तक हमारे पास से राइट टू वोट नहीं होगा तो हम अपनी पसंद के नेताओं को आगे नहीं भेज पाएंगे, लीडर्स को नहीं भेज पाएंगे। और जब हमारी पसंद के लीडर नहीं होंगे तो फिर हमारे लिए काम कौन करेगा? तो इसलिए इन महिलाओं के दिमाग में जो पहली बात आई, डिमांड जो की पहली, वो थी राइट टू वोट। बिल्कुल एकदम सही डिसीजन है। उन महिलाओं ने एकदम सही निर्णय लिया कि पहले राइट टू वोट लिया। और इनकी इच्छा थी कि हम जो हैं इस असेंबली में चुने या असेंबली के अंदर हम भी इलेक्शन करें, हमें मौका मिले, पॉलिटिकल ऑफिस में कोई महिला बैठे ताकि वो उनकी बात करे, ऐसी इनकी डिमांड थी। Only then they felt would their interest be represented in the new government। तो उनको ऐसा लगा कि यही एक तरीका है कि जिसके द्वारा उनकी जो बातें हैं वहां तक पहुंच सकती हैं, शायद और कोई तरीका अब नहीं बचा है। तो अब महिलाएं राइट टू वोट की डिमांड लगातार कर रही है। एक फिगर आपको दिखाया जाएगा, फिगर 12। उसमें हमने ये देखना है कि उसका अर्थ क्या निकलता है। देखो पहले तो आप यहां पर देखें, डिस्क्राइब द पर्सन्स रिप्रेजेंटेड इन फिगर 12, देयर एक्शंस, देयर पोस्चर्स, द ऑब्जेक्ट्स दे आर कैरिंग, लुक केयरफुली टू सी वेदर ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम द सेम सोशल ग्रुप, व्हाट सिंबल्स हैज द आर्टिस्ट इंक्लूडेड इन द इमेज। वैसे हम ये पहले पढ़ चुके हैं,
ये वाली जो बात यहां पर आई है कि उनके कपड़े, जो मैंने आपको बताया था, एक पिक्चर आपको दिखाई थी पिछली क्लास में इसका है, ये थोड़ा सा यहां पर आ गया है। खैर ये तो हम कर चुके हैं। अब ये महिलाओं की जो बात चल रही है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। जो शुरुआती वर्ष थे, अर्ली ईयर्स, जिसमें रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो बन के आई थी, उसने कुछ इनका थोड़ा सा इंप्रूव करने का प्रयास किया। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। शुरुआत में क्या हुआ कि स्कूल बने और स्कूलों में लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार दिया गया। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनके जो पिता होते थे, पिता को पहले ये राइट हुआ करता कि वो अपनी लड़की की शादी अपनी इच्छा से करते थे, लेकिन अब ये कह दिया कि भाई उनकी इच्छा के खिलाफ आप उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। मैरिज वॉज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। शादी को एक प्रकार से कानून का रूप दिया गया कि आप शादी जो करेंगे वो एक प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, तलाक को भी लीगल बना दिया गया कि तलाक भी ले सकते हैं। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ विमेन एंड मैन। और ये तलाक वाली जो बात थी वो दोनों के लिए की गई। ये नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही तलाक ले सकती हैं, पुरुष भी तलाक ले सकता है। और इन बातों को जो है प्रॉपर कानून में जगह दी गई। विमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। अब महिलाओं को नौकरी के लिए ट्रेनिंग करने का अधिकार मिल गया। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। जो क्रांतिकारी सरकार थी, उसके क्रांति के तुरंत बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद के टाइम में, तो उनमें कुछ वर्षों में महिलाओं को थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं कि महिलाएं आर्टिस्ट बन सकती हैं, अपना बिजनेस कर सकती हैं, अपनी इच्छा से शादी कर सकती हैं, और इस प्रकार के जो उनको अधिकार दे दिए गए, पढ़ाई कर सकती हैं। लेकिन समस्या कुछ आगे आने वाली है। विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। लेकिन इतने सारे अधिकार तो मिले, पर इनको पॉलिटिकल राइट जो है वो इक्वालिटी के साथ कभी नहीं मिले। नहीं, बाकी मिल चुके हैं, भाई आपकी शादी आपकी इच्छा से होगी, आपके पढ़ाई का अधिकार है, आपको जॉब की ट्रेनिंग करने का अधिकार है, लेकिन जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, राइट टू वोट वगैरह, वो कंप्लीटली अभी महिलाओं के पास आया ही नहीं है। अब आता है रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर, इस शब्द से आप अच्छी तरह नॉन है। 1793 से 1794 जो ये समय था रॉबस्पियरे का, इसको आप रीन ऑफ टेरर, आतंक का काल, आतंक का समय कहते हैं। तो न्यू गवर्नमेंट ने क्या किया? न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इस नई सरकार ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि महिलाओं के जो क्लब हैं उनको बंद किया जाए, उनको बंद किया जाए। बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो महिलाएं पॉलिटिकली कुछ डिमांड करती हैं, इनको बोलने का जो अधिकार अभी दिया हुआ है, इस प्रकार की जो एक्टिविटी हैं उनको बैन कर दिया गया। मैनी प्रोमिनेंट विमेन वर अरेस्टेड। बहुत सारी प्रतिष्ठित, प्रोमिनेंट क्या होता है? प्रतिष्ठित। बहुत सारी प्रतिष्ठित जो महिलाएं थी, जो काफी सम्माननीय, जो बड़ी पोस्ट पे थी, कई लोगों को पसंद थी, उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा थी, इस प्रकार की बहुत सारी प्रोमिनेंट महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुत सारी महिलाओं को फांसी दे दी गई। विमेन्स मूवमेंट से फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world। फ्रांस में अब जिस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है
वो आंदोलन है कि इन्हें वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, इन्हें पुरुषों के समान सैलरी मिलनी चाहिए। ये आंदोलन अब न सिर्फ फ्रांस में था, बल्कि आने वाले 200 वर्षों तक ये दुनिया के किसी न किसी कोने में ये आंदोलन चलता रहा, इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि इस समय के 200 साल बाद तक कुछ देश ऐसे थे जहां पर महिलाओं को यह अधिकार नहीं थे। तो आज फ्रांस में आंदोलन हुआ, फिर उसके कुछ समय के बाद फ्रांस के पड़ोस में जो कंट्री वहां पर हुआ, धीरे धीरे करते करते पूरी दुनिया के अंदर फैला, और सारी महिलाओं को या फिर सभी जगह की महिलाओं को इस प्रकार के अधिकार मिलते मिलते तो अब 200-250 साल बीत चुके हैं। कुछ कंट्रीज में तो अभी धीरे धीरे, जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर तो अभी रिसेंटली उनको अधिकार मिले हैं। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। जो राइट टू वोट है या फाइट फॉर वोट, इसकी जो लड़ाई थी ये एक आंदोलन चलाया गया महिलाओं का, जो पूरी दुनिया के स्तर पे था। वो आंदोलन किसी एक देश में नहीं था, वो आंदोलन पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका था, और उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। यहां पर सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। और ये कब चला? लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। इसको आप ऐसा मान सकते हैं 90s से लेकर और 1910 या 20s, इसको बोलेंगे लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, तो इन वर्षों के आसपास में इस प्रकार के आंदोलन चले। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन, द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स was kept alive as an inspiring memory। इन महिलाओं ने, जो फ्रांस की जो महिलाएं थी, इन्होंने जो आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन एक औरों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है लगातार एक प्रकार से प्रेरणादायी बनता रहा। बहुत सारी महिलाएं न सिर्फ फ्रांस में बल्कि दुनिया की और जगह पर भी, वे इन महिलाओं से लगातार इंस्पायर होती रही कि किस प्रकार इन महिलाओं ने रीन ऑफ टेरर के दौरान भी अपनी मांगे उठाती रही, और उनमें से कईयों को तो वो मारते रहे। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट विमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। कब की लंबी लड़ाई थी, और आखिरकार 1946 में इन महिलाओं को राइट टू वोट मिला। फ्रांस में, जो यूरोप इतना एडवांस है, इतना एडवांस कॉन्टिनेंट है यूरोप, वहाँ के देश बहुत एडवांस हैं, डेवलप हो चुके बहुत पहले। लेकिन आप सोचो कि जिस फ्रांस से ही ये आइडिया इस प्रकार निकल के आ रहा है, उसी फ्रांस में महिलाओं को राइट टू वोट 1946 में मिला है। कितना लेट जाकर। अब एक महिला आप सामने देख रहे हैं, ओलंपे डे गौजेज। इनके बारे में देखिए। द लाइफ ऑफ ए रेवोल्यूशनरी वुमन, नाम है ओलंपे डे गौजेज। 1793 में इनकी हत्या कर दी गई थी ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर। ओलंपे डे गौजेज वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। उस जमाने के फ्रांस में सबसे महत्वपूर्ण महिला ये थी। She protested against the Constitution and Declaration of Rights of Men and Citizen। इन्होंने उस समय जो संविधान बना था, उस समय का संविधान जो 1791 में जो संविधान बनाया है, और इस संविधान के तहत जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन हुआ कि केवल पुरुषों को ही राइट हैं, कि पुरुष ही जन्म से ही फ्री होता है। आपको याद है चीजें? ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट जो था, उसमें क्या बताया था कि मेन आर बोर्न टू फ्री, कि पुरुष जो होता है वो जन्म से ही फ्री होता है, उसको फ्री हो जाना चाहिए।
वो गुलाम नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार की बात वहां पर हुई थी और ये उसका विरोध कर रही है। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एज दे एक्सक्लूडेड विमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू। ये कहती है कि जो सामान्य से अधिकार, जो नेचुरल राइट प्रत्येक व्यक्ति को मिलने चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, वे सिर्फ पुरुषों को दिए गए, महिलाओं को उनसे बाहर क्यों रखा गया। ये उस बात की मांग कर रही है। बहुत अच्छी डिमांड है। एक कॉमन सेंस का कोई सवाल है कि अगर भाई सभी, देखो जन्म से पुरुष, मेल जो होता है मेल, उसको जन्म से ही स्वतंत्र होने का राइट है, तो क्या महिलाओं को गुलाम होने का राइट है? अगर हम इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन की बात को समझें, इसका तो फर्स्ट राइट यही है कि मैन आर बोर्न टू बी फ्री। तो क्या महिलाओं को जन्म से ही गुलामी का अधिकार है? ये उसी की डिमांड कर रही है। सो इन 1791 she wrote a declaration of the rights of women and citizen। अब इन्होंने 1791 में इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन के अगेंस्ट में क्या लिखा? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। अब इन्होंने अपना ही एक आइडिया पेश किया है कि यह होना चाहिए। ये लिखती हैं, विच सी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। ये रानी को भी इसमें कोट करते हैं कि रानी को भी बताना चाह रही हैं और नेशनल असेंबली को भी बताना चाह रही हैं, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। वो कह रही है कि भाई रानी जो हैं कि रानी इस पर बात करें, क्योंकि रानी भी तो एक महिला है और वो उनको समझे इस बात को कि अधिकार तो महिलाओं के भी तो होते हैं। और वो नेशनल असेंबली को भी कह रही हैं कि भाई आप हमारी बात माने। इन 1793 ओलंपे डे गॉसेज क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट। इन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट की आलोचना की। किस बात के लिए आलोचना की? फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब्स। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि महिलाओं के क्लब बंद कर दिए गए थे। इन्होंने उस बात का विरोध किया कि हमारे क्लब क्यों बंद किए जा रहे हैं, हम तो डिमांड कर रहे हैं अपने अधिकारों की। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विद ट्रेजन। और इनको इसी बात के आरोप में देशद्रोह का आरोप लगा दिया कि देखो ये कह रही हैं कि हमारे क्लब क्यों बंद किए गए, हमें अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं। और इनकी इस सवाल करने से ही, इनके सवाल करने से ही देश की सरकार को लगता है कि ये देशद्रोह है, ये ट्रेजन है। तो इतनी छोटी सी बात पर इनको देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। और आप तो समझते हैं उस समय देशद्रोह के आरोप में क्या हुआ करता, एक बड़ी सी मशीन, उसमें उनको लेटाकर और गर्दन काटी जाया करती, इसको बोला करते गिलोटाइन करना। तो 1793 में इनको मार दिया गया। किस बात के लिए मार दिया गया? क्योंकि इन्होंने अपने अधिकारों की मांग की, इन्होंने पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की और यह डिमांड की कि हमारे पॉलिटिकल क्लब्स को क्यों बंद किया गया है। तो इस प्रकार के सवाल पूछने के कारण इनको देशद्रोह के आरोप में इनको मृत्यु दंड दिया गया। अब जरा हम एक इस चीज की तरफ देखते हैं कि इन्होंने क्या ऐसी डिमांड कर ली, इन्होंने ऐसा क्या मांग लिया कि इनको देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया। सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंपे डे गॉसेज डिक्लेरेशन। इन्होंने जो डिक्लेरेशन की थी, जो घोषणा की थी, उस घोषणा के कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं। वुमेन इज बोर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। ये कहती हैं कि महिला भी जन्म से ही स्वतंत्र होती हैं, उनको जन्म से ही गुलाम नहीं होना चाहिए। एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। और जितने अधिकार पुरुषों को हैं इतने ही अधिकार महिलाओं को होने चाहिए। The goal
of all political associations is the preservation of the natural rights of women and men. देखो, ये नहीं कह रही हैं कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करो। ये इस बात को नहीं कह रही कि जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, संस्थाएं होती हैं, ये उन सारी संस्थाओं को ये कह रही हैं कि इनका लक्ष्य, इनका जो गोल है वो क्या होना चाहिए कि नेचुरल राइट्स की रक्षा करना। वो राइट सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हैं, ये कह रही हैं महिला और पुरुष दोनों के राइट की रक्षा करो। These rights are liberty, property, security and above all resistance to oppression. ये कह रहे कि जिन अधिकारों की मांग ये पुरुष और महिला दोनों के लिए कर रही हैं, उसमें क्या है? लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, उसके राइट है, सिक्योरिटी और सबसे मेन क्या है? उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की बात, अन्याय के खिलाफ। ऑपरेशन क्या होता? अन्याय, जुल्म के खिलाफ बोलने की आजादी की डिमांड कर रही, दोनों के लिए, फॉर मेन एंड वुमेन। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रेसिड्स इन द नेशन विच इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। ये कहती हैं कि जो सारी शक्ति है, सोवरेनिटी है, सब पूरी शक्ति वो राष्ट्र में है, नेशन में है। और नेशन और कुछ नहीं है, नेशन क्या है? महिलाओं और पुरुषों से मिलकर बना एक यूनियन है। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों से बना एक यूनियन है और वही उसके पास सारी पावर है। द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, कि जो कानून होना चाहिए वो सबकी सामान्य इच्छा से होना चाहिए, जनरल विल होना चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल citizens should have to say either personally or by their representatives in its formulation, कि पुरुष हो चाहे महिला हो, इन सबको ही कानून की भागीदारी में या कानून में भागीदारी देने का राइट होना चाहिए, यही उसको बनाएंगे। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, सबके लिए बराबर होना चाहिए, पुरुष हो चाहे महिला। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinction than that of their talent. ये कहती कि पुरुष और महिला कोई भी हैं, आगे बढ़ने के अवसर सबके लिए बराबर होने चाहिए, कानून की नजर में सबको बराबर माना जाना चाहिए, ये इस बात की बात कह रही हैं। ठीक है, नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन। अब देखो, ये एक बात ये भी कह रही हैं, कोई महिला एक्सेप्शन नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। शी इज एक्यूज्ड, अरेस्टेड एंड डिटेन इन केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ। अगर कानून की नजर में उसने कोई अपराध किया है तो महिला कोई स्पेशल नहीं है, फिर महिला को भी आप दंड दो, जेल में डालो। ठीक है, वुमेन लाइक मैन ओबे देयर रिगरस लॉ। यह कहती कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही इस कानून का पालन करना होगा। कितनी समझदारी वाली बातें कह रही हैं। इसमें इन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमें पुरुषों से ज्यादा अधिकार दो, हमें कुछ अलग तरीके से ट्रीट करो, हमें थोड़ा सा सेफ्टी दो इनके कंपैरिजन में। ये कह रही हैं कि हमें अलग नहीं चाहिए कुछ भी, जो आपके पास है वो सेम हमें चाहिए। अगर कानून किसी केस में आपको दोषी मानता है और आपको उसकी फांसी होती है तो महिला एक्सेप्शन नहीं है, उसी सेम केस में महिला को आप फांसी दो। अगर किसी चीज के आधार पर आप किसी पुरुष को जॉब दे रहे हैं तो सेम चीज के आधार पर आप महिला को सेम जॉब दो। ये इस प्रकार के राइट की बात करती हैं और इन राइट की डिमांड करने के कारण इस महिला को मृत्युदंड दिया गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कि एक मैंने क्वेश्चन देखता ही मैं पहले भी आया है कि किसी भी एक पर्सनालिटी के बारे में आप लिखें। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए किसी एक पर्सनालिटी के बारे में लिखें तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं पेपर में। अगर आपसे पूछें कि डिक्लेरेशन ऑफ ए मैन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन
इन दोनों में क्या समानता है और इसमें क्या अंतर है, आप कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ठीक है इसमें। नमस्कार, धन्यवाद।